केजरीवाल नाम की राजनीतिक क्रांति दिल्ली में आई, उसके बाद कई सारे सहयोगी जो खासम खास अरविंद केजरीवाल के माने जाते थे, वो धीरे धीरे छिटकते चले गए। उन सहयोगियों में एक बड़ा नाम ऐसा था जो अरविंद केजरीवाल की न सिर्फ कैबिनेट में रहा, बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ कई सारे उन्होंने ऐसे राजनीतिक आक्रमण बीजेपी पर किए जिसको शायद भुला पाना संभव नहीं होगा। जी हाँ, उस शख्स का नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में तब आए जब 2015 में दूसरी बार सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथ में आई, और उस समय अरविंद केजरीवाल न सिर्फ खासम खास थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त में से एक माने जाते थे। चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर अपनी वाकपटुता की बदौलत विपक्षियों पर, विरोधियों पर और खासतौर पर बीजेपी पर हमला करना होता था तो कपिल मिश्रा सामने होते थे। लेकिन अचानक वक्त बदला, परिस्थितियां बदली, और जो कपिल मिश्रा केजरीवाल के सबसे क्लोज माने जाते थे, वो केजरीवाल के सबसे बड़े विरोधियों में शामिल हो गए। पिछली बार जब चुनाव हुआ 2020 में, तो कपिल मिश्रा को वो सीट नहीं दी गई जो कपिल मिश्रा सीट चाहते थे, यानी उनकी अपनी सीट जहां से वो वोटर हैं, करावल नगर की सीट। पिछली बार उन्हें मॉडल टाउन से लड़ाया गया, लेकिन इस बार उनको अपनी पसंद की सीट बीजेपी ने दी है, और इसलिए दी है क्योंकि वो लगातार आम आदमी पार्टी सरकार, और आम आदमी पार्टी सरकार को तो की बात तो छोड़िए, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं। तो आज हम बात करेंगे करावल नगर की सीट की। कपिल मिश्रा के आने से और मोहन सिंह बिष्ट, जो कि कई बार बीजेपी से विधायक रहे, उनके जाने से क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा? क्योंकि आपको बताएं कि पिछले कई चुनावों में मोहन सिंह बिष्ट को अगर किसी ने हराया तो वो कपिल मिश्रा ही थे, और उन्होंने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के तौर पर 2015 में मोहन सिंह बिष्ट को हराया था। तो ये रोचक सीट किस करवट बैठेगी? क्या नॉर्थ ईस्ट दंगा जो 2020 में हुआ और उसमें कपिल मिश्रा की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कई लोग सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार शख्सों में एक नाम कपिल मिश्रा का भी है, तो क्या उसका फायदा होगा कपिल मिश्रा को या फिर नुकसान होगा? क्योंकि इस सीट पर लगभग 20% आबादी मुस्लिम वोटरों की भी है। तो आज फिर हमारा खास पैनल इस सीट का पूरा पोस्टमार्टम करेगा। हमारे साथ हमारे प्रखर सहयोगी सुमन कुमार चौधरी हैं, साथ ही साथ संजय कुमार झा, जिनके पास दशकों का अनुभव पत्रकारिता में, और डॉक्टर रामेश्वर दयाल, जो लगातार अपनी किस्से कहानियों से आपको जानकारी तो देते ही हैं, उससे पॉलिटिकल नैरेटिव किधर जा रही है उसकी बात भी बहुत आसान शब्दों में बता देते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सुमन आपसे। ये जो करावल नगर की सीट है, आज आपने थोड़ा कागज वागज भी देखा है मैंने कि बहुत आपने मोटा पोथी पत्रा रखा है, तो इसमें कुछ जानकारी है, इसमें आप बताइए कि करावल नगर क्या कह रहा है। कुणाल, शुरुआत आपका कागज मैंने ले लिया है, आपके पास ऐसे ही बोलने का क्या विकल्प है जी। शुरुआत आपने मुझसे कर दी जी, और क्योंकि सबसे अंतिम वक्त जो है मुझे बुलाया जाता पहले क्या होता था, लेकिन इसकी वजह बताता हूँ। आप हमारे में सबसे आक्रामक बैट्समैन है, तो आज हमारे साथ संजय काव साहब है नहीं, तो ऐसा होता है ना कि कई बार जब रन बनाने के लिए हमें बहुत ताबड़तोड़ बैट्समैन की जरूरत पड़ती है, तो ओपनिंग करने ऐसे किसी हार्ड हिटर को भेजा जाता है जो जल्दी जल्दी रन बनाए। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर को और सहवाग को ओपनिंग करने का मौका मिला था, तो इसीलिए आज मैंने आपको ओपनिंग करने का मौका दिया है। बताइए। तो देखिए, फिलहाल कुणाल हमें दबाव में लेने की कोशिश कर गेंदबाज तो मैं ही हूं, गेंदबाज यही है। तो चलिए, हम करावल नगर की चर्चा से पहले दिल्ली की चर्चा जरूर कर लेंगे, और खासकर जब मिश्रा जी की बात होती है तो मिश्रा जी बहुत बड़े धुआंधार और गजब के कलाकार रहे, और जब बीजेपी में आए तो जितनी भी जगह पे उनको तवज्जो मिलनी चाहिए मिली भी, सुरक्षा से लेकर तमाम सारी बातें। लेकिन कुणाल ने बहुत अच्छी बात कही कि सीधे सीधे अगर कोई अटैक कुछ किसी पे करता है तो वो कपिल मिश्रा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पे अटैक करते हैं,
और सीधे सीधे बौने से लेकर क्या क्या शब्द इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और जब On नरेंद्र मोदी पे करते थे तब भी उतना और ही जब सीधा अटैक हाँ, करते थे। जब नरेंद्र मोदी पे करते थे सीधे सीधे वैसे ही करते थे। तो वहां से पार्टी में जब उनकी स्थिति दुर्गति होने लगी, अचानक वो रातों रात भागे, और क्योंकि उनका मंत्रालय छीनने के बाद और रिजाइन करने की बात हुई, तो वहां से इनकी शुरुआत हुई। वैसे मैं पहले आपको बता दूं कि उनकी माँ ऑलरेडी बीजेपी में रही, मेयर भी रही थी, जो मुझे याद है, शायद मेयर रही थी, मेयर नहीं थी, ईस्ट एमसीडी से मेयर भी रही थी। तो इनका जो बुनियाद है वो बीजेपी से ही बुनियाद रहा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो परेशानी इस बात को लेकर है कि अब वहां करावाल नगर में आ तो गए हैं, मोहन सिंह बीस साहब वहां से जीत के उनको बिठा दिया गया है। वहां उत्तराखंडियों की भीड़ बहुत खासी है, अच्छी खासी है। 20% जो है पूर्वांचल है, अपने आप को मिश्रा जी पूर्वांचल ही कहते हैं। अच्छा, पूर्वांचल में मुसलमान वोटर भी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिंदू वोटर नहीं है। मिश्रा जी इसलिए इस बार वहां कूद के गए हैं, उन्हें लगता है कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी की वहां जीत दर्ज बीजेपी ने की है, उसी तरह से इस बार भी उनको उनके फेवर में, उनके जो सालों के जो वोटर्स हैं उनके फेवर में आएंगे। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट कितने देर तक साइलेंट रहेंगे वो सबसे दिलचस्प है। सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और मैं आपको बता दूं कि वहां से बिहार से एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी पत्नी भी वहां तकरीबन 20 साल तक काम कर चुके हैं। वहां उनके गलियों में, उनके इलाके में ऑलरेडी उनका घर है। बताते चले ना, ये संध्या मिश्रा, इशारों में संध्या मिश्रा जी का नाम मैं इसलिए लूंगा कि संध्या मिश्रा लगभग 15 से 20 साल उस हिस्से में एक एक गली, एक एक घर में उन्होंने काम किया, लेकिन पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी। हाँ, प्रदेश स्तर पर उनको तवज्जो जरूर दी गई थी, उनके हस्बैंड बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बावजूद इसके इस बार उनको मौका नहीं दिया गया है। एक सेगमेंट वो है जिन्होंने काम किया था और वो नाराजगी है। पूर्वांचल वोटर में संध्या मिश्रा की बहुत अच्छी पकड़ है। अब जहां तक मुसलमान वोटर की बात करेंगे तो अभी दो और जो कैंडिडेट हैं हम जान ही रहे हैं। एक मिश्रा जी जो है कांग्रेस से आए हैं, पीके मिश्रा को ला तो दिया गया है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि कांग्रेस वहां बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा नहीं कह सकते। बीजेपी बहुत बेहतर कंडीशन में है, इस बात को हम अभी मान के चलते हैं। आम आदमी पार्टी को लीजिए, क्योंकि दुर्गेश पाठक पिछली बार याद होगा आपको, दुर्गेश पाठक तकरीबन 9000 वोट से हार गए थे मोहन सिंह बिष्ट से, और उसके बाद ही उनका राजनीतिक समीकरण बदला, और फिर उसके बाद यहाँ आ गए। और कहते हैं ना वो बिल्ली के भाग से छीका फूट जाना। और बिल्ली के भाग से पूर्वांचल के नाम पे उनको राजेंद्र नगर से टिकट दिया गया, कि वहां भी पूर्वांचल वोट बहुत बड़ा बैंक है, तो वहां से उनको मिला और वो जीत भी गए। एमसीडी में भी रहे, अच्छी जिम्मेदारी मिली, लेकिन किसी न किसी तरह से पूर्वांचलियों के साथ आम आदमी पार्टी की जो बात रही है ना, अभी हम उस पर आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम यहीं पे संजय झा जी को जोड़ना चाहते हैं। और संजय झा जी पूर्वांचली पॉलिटिक्स को बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने पटना में से ही अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो ये जो कपिल मिश्रा फैक्टर है और पूर्वांचली फैक्टर है संजय झा जी, ये क्या काम करेगा? क्योंकि इससे पहले जब कपिल मिश्रा विधायक बने थे तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर करावल नगर से जीते थे। इस बार उन्होंने पार्टी बदली है, तो एक तरीके से इनको भी टर्न कोट कहा जा सकता है। अब ये जो टर्न कोट है, जो पुराने आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, क्या वो कपिल मिश्रा को समर्थन करेंगे या फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि ये जो समीकरण है करावल नगर का, पूर्वांचली और बाकी उत्तराखंडी, मुस्लिम और तमाम चीजें, उसमें कपिल मिश्रा अपने आप को कहां पर प्लेस कर पाएंगे? करावल नगर को मैं 2-3 बिंदुओं से टच करता हूं। पहला बिंदु यह है कि 20% मुसलमान हैं। मुसलमान वोटरों का ध्रुवीकरण जल्द शुरू हो जाएगा। पूरे महकमे में चर्चा होगी कि बीजेपी को कौन हराएगा, तो वो सीधा ध्रुवीकरण वहां होगा, सीट दर सीट होगा। हाँ, सीट दर सीट होगा। तो अगर 20% मुसलमान हैं तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी को उससे फायदा होगा। और कपिल मिश्रा युवा हैं, जुझारू हैं, आक्रामक तेवर के हैं। ये तेवर आम आदमी पार्टी के भीतर भी था, भाजपा में आने पर भी उनका तेवर बेहद आक्रामक है। टिकट तो अब मिली है, छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी में। 5 साल से ज्यादा, पिछली बार भी बीजेपी की टिकट पर लड़े थे। लगातार आक्रामक शैली से वो चल रहे हैं, हार्डकोर हैं। बीजेपी इस इलेक्शन को
बड़े स्ट्रेटजी से लड़ रही है और बड़े आक्रामक शैली से लड़ रही है। बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिनों के भीतर एक स्टार कैंपेनर को तुरंत पूर्वी दिल्ली में भाषण देने का मौका मिलेगा। 23-24 तारीख से ही योगी आदित्यनाथ जी का बैठक, पब्लिक मीटिंग्स शुरू होने जा रहा है। आज से, आज पहली मीटिंग आज है, मतलब 20-21 तारीख से ही शुरू है जी। पहला मीटिंग योगी आदित्यनाथ से शुरू करना ये दर्शाता है कि बीजेपी 2 सप्ताह रहते ही आक्रामक शैली अख्तियार कर रही है। योगी ने हरियाणा में ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो महाराष्ट्र में सफल हो गए, दिल्ली में भी उन्हें तुरंत लॉन्च कर दिया गया है। अभी लगभग 2 सप्ताह बचे हुए हैं। जैसे ही ये ध्रुवीकरण तेज होगा तो वहां जो 15% के आसपास जो पहाड़ों के वोटर हैं और जो पूर्वांचली वोटर हैं, वो सब उसका लाभ जो है कपिल मिश्रा को मिल जाएगा। जैसे ही ध्रुवीकरण तेज होगा, आदित्यनाथ जैसे भाजपा के स्टार कैंपेनर्स कैंपेन करेंगे, ये दिल्ली का चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेगा। और स्वयं भी आक्रामक हैं। आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के सारे बड़े नेता, होम मिनिस्टर, पीएम की रैलियां लग जाएंगी। तो कुल मिला के जो पूर्वांचल, पर्वतीय वोट और वहां के जो बीजेपी के काडर हैं, कुल मिला के इस सीट पर एडवांटेज कपिल मिश्रा तुरंत शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये बात तो ठीक है, आपकी बात समझ में आई। आपको लगता है कि पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन, हालांकि पिछली बार जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था और उस बीच में दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो माना जाता था कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ पोलराइजेशन हुआ और कई सारी सीटें, जैसे कि यमुना विहार की सीट है, गोंडा, जिसको गोंडा की सीट हुई, या रोहतास नगर की सीट है, लक्ष्मी नगर की सीट है, इन तमाम सीटों पर उस पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को हुआ। हालांकि वो कुल मिलाकर 8 सीटें ही जीती थी। तो क्या पिछली बार से ज्यादा पोलराइजेशन होगा? क्योंकि पिछली बार ये एनआरसी में भी आम आदमी पार्टी ने उस पोलराइजेशन को परास्त किया था। डॉक्टर रामेश्वर दयाल, आपसे तो हम कुछ किस्से से ही शुरुआत करेंगे। तो कुछ किस्सा करावल नगर का हो जाए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल यमुना के किनारे है। यमुना के पार होते ही ये करावल नगर का इलाका शुरू हो जाता है और सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होता है। तो क्या है करावल नगर का, कुछ किस्सा बताइए। करावल नगर का पहला किस्सा मैं आपको बताऊं कि अभी जो दंगे हुए थे, माना जाता है कि करावल नगर सांप्रदायिक इलाका है जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 के आसपास अयोध्या विवाद से पहले यहाँ पे एक श्रीराम कॉलोनी है। उस श्रीराम कॉलोनी के अंदर पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ था। अच्छा। तो हम बड़े हैरान थे और पहली बार हिंदू मुसलमान जैसा वहाँ पे हमें फैक्टर कुछ दिखा, तो हम हैरान थे कि दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये जो बीज है ना, ये सांप्रदायिकता वाला, ये बहुत पहले से वहाँ चला आ रहा है। और कॉलोनी वो श्री राम है, लेकिन वहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। हाँ, हालांकि अब वो मुस्तफाबाद में जाता है, श्री राम कॉलोनी थोड़ा जो सा है है, जी, थोड़ा कुछ सा हिस्सा है, मुस्तफाबाद में और कुछ करावल नगर में। हिस्सा अभी भी है, मैं देख रहा था जी। और दूसरा ये अभी जैसे बात हो रही थी कि कपिल मिश्रा जी की जो माता जी हैं, वो अन्नपूर्णा मिश्रा, वो दिल्ली की मेयर रह चुकी है ईस्ट दिल्ली से, जब 3 नगर निगम थी। लेकिन उससे पहले जब एक एमसीडी थी, उस वक्त भी अन्नपूर्णा मिश्रा एमसीडी में काउंसलर थी, पार्षद थी वो। और एक टूर गया था केरला, महिला विकास का एक टूर था एमसीडी का, वो टूर गया था केरला। तो अन्नपूर्णा मिश्रा जिस होटल में रुकी थी, वो 5 स्टार होटल था, तो वहाँ पे फायर अलार्म शुरू हो गया बहुत तेज। अच्छा। हाँ, वो सारे लोग भागे कि क्या बला हो गया, क्या फायर अलार्म बज गया। तो पता लगा कि अन्नपूर्णा मिश्रा जी है, वो सुबह सुबह हवन कर रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे वहाँ पे वो फायर अलार्म शुरू हो गया। वो बाद में वो खबर दिल्ली तक पहुंची कि भी क्या हुआ कि नहीं, वो ये सुबह सुबह जो है ना वो अपना हवन करती हैं, तो वो उन्होंने लकड़ी उकड़ी जलाई और वो ये हो गया। तो मतलब उनके जो बेटे हैं कपिल मिश्रा, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अब हालात ये हैं कि वो जो भी कुछ बोलते हैं, पहले मोदी जी के खिलाफ बोले और अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोले, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, वो हमेशा चर्चा में रहता है। और अभी भी जो चर्चा हो रही है वो
करावल नगर जैसी कॉलोनी के विकास को लेके बिल्कुल नहीं हो रही। कपिल मिश्रा आए हैं, वोट बटेंगे, वोट जुड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मामला बार बार उछल रहा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 80% जो वोटर हैं इस करावल नगर विधानसभा के अंदर वो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। अब अनऑथराइज कॉलोनी में तो सीधी सी बात यह है कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा वो केजरीवाल जी द्वारा दी गई सुविधाओं से मिला है, जिसके अंदर फ्री बिजली और जो पानी वाला जो मसले हैं वो हैं। लेकिन समस्या अब जो आ रही है वो सबसे बड़ी आ रही है और जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। हम बड़े टेक्निकल हो रहे थे, लेकिन हमने कहा कि अब असलियत बताना जरूरी है कि वहाँ के लोग अब नारकीय जीवन बिता रहे हैं, मजबूर है। नारकीय जीवन बिता रहे हैं। वहाँ पे ना सफाई हो रही है, ना वहाँ ढंग से पानी मिल रहा है, ना वहाँ पे सीवर की सुविधा है। तो इसीलिए वोट का जो मामला है वो रहेगा तो यहाँ पर ही, डिसाइड तो यही लोग करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये वोटर अब आम आदमी पार्टी को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो 2015 के अंदर मोहन सिंह बिष्ट जीते थे, उनका जो जीत का परसेंटेज था वो 4.30 था, मतलब बहुत कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी का जलवा था। अब आम आदमी पार्टी थोड़ी परेशानी में। कपिल मिश्रा, तब भी कपिल मिश्रा मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ लड़े थे और कपिल मिश्रा चुनाव हार गए थे। और कपिल मिश्रा से, चूंकि आपने अन्नपूर्णा मिश्रा को लाया और अन्नपूर्णा मिश्रा से आपने बात शुरू की, तो थोड़ा मैं कपिल मिश्रा के बैकग्राउंड पे जाऊंगा। और उस समय कम लोगों को मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो थोड़ी बहुत राजनीति मैं भी कर लिया करता था। तो उस समय की बात है कि कपिल मिश्रा एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में, डूसू चुनाव में टिकट मांग रहे थे और एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने एक अपना नया जो छात्र एक बॉडी उन्होंने बनाई, एक अपना उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, आप ये कहिए कि छात्रों की एक अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी से वो चुनाव लड़ गए। और उससे चुनाव लड़ने से क्या हुआ कि उन्होंने इनडायरेक्टली एनएसयूआई को फायदा किया, क्योंकि जो भी वोटर थे एबीवीपी के उसमें बंटवारा हुआ, वो तीसरे नंबर पे आए। यहाँ तक कि जो लेफ्ट पार्टी जैसे फाई या आयशा जो लड़ा करती थी उनसे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और तीसरे नंबर पर आए और उससे एबीवीपी को नुकसान हुआ। तो ये लड़ाकू तब से है। और कपिल मिश्रा जो है वो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कैसे चले गए। अन्नपूर्णा मिश्रा जब बीजेपी में, उनकी माँ बीजेपी में तब भी थी जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। और उस समय जब नरेंद्र मोदी को वो विधानसभा के पटल पे लीजिए या विधानसभा के बाहर लीजिए, बिल्कुल तीखी तल्ख निजी टिप्पणियां किया करते थे, तब भी उनकी माताजी बीजेपी में हुआ करती थी। उसके बावजूद शायद अन्नपूर्णा मिश्रा को कपिल मिश्रा के आम आदमी पार्टी में होने का नुकसान भी हुआ, ये भी बात बिल्कुल साफ साफ है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी जब छोड़ी कपिल मिश्रा ने तो वो बीजेपी में गए और बीजेपी में शायद उनकी टैलेंट पे उतना भरोसा नहीं दिखाया गया, क्योंकि 2013 में वो चुनाव हार चुके थे और 2015 में वो चुनाव जरूर जीते थे करावल नगर से, लेकिन और 1 लाख वोट के आसपास से जीते थे वो 2015 में चुनाव मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ। लेकिन फिर भी 2020 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो जो बीजेपी में वो एक तरीके का आउटसाइडर क्यों माने जाते हैं, उसकी वजह ये है कि छात्र राजनीति से लेकर के आम आदमी पार्टी तक वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे और अब जाकर के वो बीजेपी के बहुत लाडले बने हुए हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अरविंद केजरीवाल के अंदर की कहानियां हैं वो लेकर बार बार लेकर के आते हैं। तो ये जो अंदर की कहानी है थोड़ा सा बताइए सुमन, आपको तो बहुत सारी अंदर की कहानियां पता होती हैं, तो थोड़ा बताइए कि ये जो कपिल मिश्रा का हृदय परिवर्तन हुआ एंटी मोदी से एंटी केजरीवाल का, ये इसके पीछे की क्या कहानी? देखिए धीरे धीरे करके अगर पार्टी से, क्योंकि हम आप उसमें साथ में रहे थे, देश की विजय श्री की शुरुआत जो है केजरीवाल साहब ने की थी, तो उसमें जो नंबर 2 केजरीवाल हैं इसके पीछे भी वही रहे। अच्छा, नंबर 2, क्योंकि उस वक्त की टीम में सबसे बड़ी कहानी ये थी कि सीधे केजरीवाल को टच करने में, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अशोक गहलोत हो, कैलाश गहलोत हो, सत्येंद्र जैन तो ये कोर टीम के मेंबर्स थे। लेकिन उनके नंबर 2 के जो बंदे थे वो कोर टीम में नहीं थे, मंत्री नहीं थे।
लेकिन मंत्री से ज्यादा, केजरीवाल से ज्यादा पावरफुल थे। अगर उनके एक शब्द को आप नहीं सुना या उनको आपने इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट डे आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और एक प्लॉट तैयार कर दिया जाता है कि भैया ये जो है हमारे पार्टी के खिलाफ ही होंगे। और उसमें आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, उसमें हमारे मीडिया कर्मी ही शामिल थे, क्योंकि खबर प्लांट किया गया और कहा गया कि कपिल मिश्रा जो है पार्टी को धोखा दे रहे हैं और रिजाइन करने को तैयार है, जबकि कपिल मिश्रा ने कहा कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अचानक प्लॉट बनाया गया और रिपोर्टर को भेजा गया और पूरी कहानी उन्होंने बदल बड़ा दी गई। गंभीर आरोप भी लगाया था कि पैसा सत्येंद्र जैन ने अंदर जाकर के दिया अरविंद केजरीवाल पे, फिर वो एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहोश हो जाते हैं। 2 करोड़ की बात कर रहे हैं आप, 2 करोड़ रुपए की तो बात। भाई इसमें बताइए कि इसमें गलत कहाँ है? नहीं, गलत ये नहीं, हकीकत लेकिन है। आज तक तो कोई प्रूफ नहीं कर पाए। कपिल मिश्रा खुद भी प्रूफ नहीं कर पाए कि वो 2 करोड़ रुपया कहाँ था उनके पास। बतौर मंत्री अगर उनके पास इतना ही ठोस सबूत था और इतने ही बड़े क्लेम के साथ वो पार्टी छोड़ करके बाहर निकले थे और अपने आप को उन्होंने बिल्कुल ये दिखाया था कि शहीद आजम है, वो शहादत उन्होंने कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन उसका वो कभी सबूत नहीं दे पाए ना ही कोई पुलिस कंप्लेन हुआ, ना ही कोई कहीं कुछ हुआ। कुणाल एक बात समझिए, उस वक्त के सिनेरियो को समझिए। एक तो कपिल मिश्रा निकल के आ गए, बीजेपी उन पे भरोसा नहीं कर रही है। वो जो डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, बीजेपी को यकीन नहीं है कि भैया ये जो है वो सही है कि गलत है। अभी आपने बातें पूरी साफ साफ कर दी। इनको अपना चरित्र साफ करने में 5 साल का वक्त लग गया और ये बड़ी हकीकत है। क्षमा कीजिएगा, उन्होंने जितने आरोप लगाए थे बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और वाकई में देखिए पार्टियों के पैसे, क्योंकि अपने घर की जमीन बेच के तो पॉलिटिक्स करेंगे नहीं। हम आम आदमी, हर आदमी जानता है। तो हर आदमी अगर जान रहे हैं कि भाई वो अपने घर से वो पैसे देते नहीं है और पार्टी फंड में ये सब पैसे आते ही हैं, तो एक बड़ी हकीकत थी। लेकिन उस वक्त जब एफआईआर दर्ज कराने की बात या दूसरे तरह के जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हुई, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी इन पे यकीन नहीं कर रही थी। और उस एक समीकरण भूलिए मत, उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार तो थी। इशारे में ऊपर से इनका बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बढ़िया थई वाली टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी। इधर दिखाने के लिए लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। कांग्रेस को वजूद से हटाना है, वो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ काम किया। तो अलग तरीके का समीकरण बना हुआ था। उसी समय मुझे याद है कि कुमार विश्वास वाला भी एपिसोड हुआ आसपास के समय में ही, जिस समय कुमार विश्वास बड़ी उम्मीद से थे कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल ने, और अरविंद केजरीवाल ने जब उन्हें छोड़ करके सुशील गुप्ता और दूसरे गुप्ता जी को उन्होंने जब भेजा राज्यसभा, तो और इसके पीछे एक और, अगर रोके नहीं तो मैं बताऊं जी, उस बात पे वो थोड़ा हमारा हम थोड़ा दिशा भ्रम हो जाएगा। लेकिन वो गुप्ता जी कैसे घुसे, वो बाद में बात होगी। चलिए। लेकिन ये जो स्थितियां जो थी उस समय, बहुत सारी स्थितियां बदल रही थी। यानी बहुत सारे जो विश्वास पात्र माने जाते थे अरविंद केजरीवाल एक के, वो एक करके झटके में उनको काटा गया, अलग हो रहे थे, अलग हो रहे थे। तो वो कपिल मिश्रा का दौर था। तो आज कपिल मिश्रा क्या गले की हड्डी बन जाएंगे? क्या अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बन भी जाती है 8 फरवरी को, उसके बाद अगर कपिल मिश्रा करावल नगर से जीतते हैं, तो आप स्थितियां समझिए कि विधानसभा के अंदर कैसी स्थिति होगी। कि एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री बैठते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में भी अगर कपिल मिश्रा बैठे होते हैं, तो कितने तीखे वहां पर तीर चलेंगे। ये जो परिस्थिति है, मैं ये सोच कर रोमांचित हो रहा है। ये कैसी परिस्थिति होगी, क्योंकि जो तेवर है कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल। असली बात यह है कि बाल की खाल निकालने में आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है दिल्ली में। चाहे उनके पास 62 विधायक हो या आगे की संख्या जितनी भी हो, इस बात के सबसे अग्रणी तो आम आदमी पार्टी ही रहेंगे। और ये चैलेंज सत्ता में या विपक्ष में भाजपा के पास भी बना रहेगा। तो उस स्थिति में भाजपा को भी युवा तुर्क की तलाश है। संख्या का गणित क्या बैठेगा विधानसभा में, ये तो 8 तारीख को दिखेगा। लेकिन भाजपा को पूरी तौर पे एक यंग टीम दिल्ली असेंबली में चाहिए। ये सिर्फ भाजपा दिल्ली में ही नहीं, दूसरे या अन्य राज्यों में भी युवाओं को तरजीह दे रही है। ऊपर के कैबिनेट तक युवाओं से भरी पड़ी है। उस हिसाब से इस यंग टर्क को सीधे विधानसभा का टिकट देके भाजपा ने दिल्ली के लिए
एक नई पौध रोपने की तैयारी शुरू कर ली है। जो प्रश्न आपका है कि अगर केजरीवाल और कपिल मिश्रा आमने सामने हैं तो ये जोरदार जंग रहेगा, क्योंकि लगातार तीखे हमले करने में आम आदमी पार्टी के सभी नेता माहिर हैं। ये टीम केजरीवाल जी के पास भी है। जब भाजपा पे हमला होता है तो जो अचानक बहुत तेजी से उभरे हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उस युवा टीम के ये दोनों सदस्य थे जब ये मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होते थे, और लगातार घंटों बाल की खाल उधेड़ने में ये जो युवा वेंचर्स थे आम आदमी पार्टी के, वो इस भूमिका को निभाते थे। उस भूमिका के लिए भी भाजपा एक नई टीम तैयार कर रही है और उसमें सबसे फ्रंटल रोल कपिल मिश्रा कर सकते हैं। जैसा आपने बताया, यूनिवर्सिटी में वो प्रभावी थे, उतना ही नहीं था। आम आदमी छोड़ने के बाद आम आदमी पर लगातार तीखे हमले करने में वो प्रभावी रहे हैं और बेहद तीखा नुकसान वो आम आदमी पार्टी को पहुंचाते रहेंगे। और एक और भी थोड़ा रामेश्वर जी को हम जोड़ते हैं। रामेश्वर जी, जो है एक हम अगर थोड़ा ऐसे सिनेरियो पे हम बात कर रहे हैं कि जो काल्पनिक है कई सारे तरीके से, दो स्थितियां बनती हैं। या तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, कपिल मिश्रा अगर जीत करके आते हैं तो उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और अगर नहीं बनती है आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार बनती है और कपिल मिश्रा भी जीत करके आते हैं, फिर उनकी क्या भूमिका हो सकती है? क्या आपको लगता है कि दोनों परिस्थितियों में कपिल मिश्रा अगर जीत करके आते हैं करावल नगर से तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? कपिल मिश्रा तो वैसा चरित्र हो चुके हैं जिनको अब आप नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनकी आलोचना करेंगे, आप उनकी बड़ाई करेंगे, आप उनको अब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, हार जीतती है और कपिल मिश्रा भी जीत जाते हैं तो विपक्ष में बैठेंगे तो सीधी सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। आराम कर दें, कहिए ना, आराम कर दें। ये सुमन जी कह रहे, जो जीना आराम कर रखा है। सुमन जी कह रहे हैं कि वो जीना आराम कर देंगे। खैर मैं इतनी आक्रामक भाषा में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही करेंगे। कुछ ऐसा ही करेंगे। तीर तो छोड़ते ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि अगर बीजेपी जीत जाती है और कपिल मिश्रा भी जीत जाते हैं तो मेरा मानना तो यह है कि कपिल मिश्रा को कोई ना कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर वो मंत्री नहीं भी बनाए जाते तो बहुत सारे निगम हैं, बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं, तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं सम्मान जरूर मिलेगा। और दूसरी एक बात और है कि अब हार जीत का मामला भी लेके भी बड़ा वो चल रहा है कि वही, क्योंकि वो संवेदनशील मामला है। हाँ, ये एक बड़ा रोचक है क्योंकि वहां पर आपने एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा बीजेपी ने, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करता है, उसको आपने मुस्तफाबाद भेज दिया। वहां पर मुस्लिम वोटर हैं जो पहले कपिल मिश्रा को सपोर्ट करते थे जब वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन 2020 के बाद परिस्थितियां बदली हैं और जब सबसे ज्यादा दिल्ली का अगर हम पोलराइज्ड इलाका अगर हम मानते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, हालांकि वो हमेशा से रहा है लेकिन 2020 के बाद वो और ज्यादा हो गया है। और जो वहां पर मौलिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक आपकी एम्यूनिटीज हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो चाहे मनोज तिवारी सांसद बन करके उनको नहीं दूर कर पाए, या पहले जो बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम होते थे, या लाल बिहारी तिवारी होते थे, या फिर संदीप दीक्षित हुआ करते थे कांग्रेस से, या फिर जेपी अग्रवाल बीच में बने, तो उन तमाम लोगों ने भी उसको दूर नहीं किया। कुणाल भूलिए मत। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, वो एक मुहावरा ना, करेला और नीम चढ़ा। एक तो जैसे भी बातचीत हुई है कि वहाँ पे 80% वोटर जो हैं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। दूसरा क्या है, ये बॉर्डर पर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर है, और वो जो इलाका है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसी टाइप का है जो यहाँ की अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाला इलाका है। लेकिन इस कॉलोनी की एक विशेषता जो रही है वो ये है कि एक एक्सप्रेस वे निकला है, खुरेजी से निकला, वो है जो सहारनपुर जा रहा है, वो इस विधानसभा से निकल के जा रहा है। इस विधानसभा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है। लेकिन सुविधाओं के मामले में जो भी हम लगातार बात कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होती रहनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि आप उनको पैसे दे रहे हैं लेकिन फिर उसके बावजूद भी नारी के जीवन बीत रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वोटों का जो मामला है वो पोलराइज होने का संभावना ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है। उसके पीछे कारण है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर जो है 20% वो मुस्लिम है, उसके बाद 15% वोट जो है गुजर हैं, और 10% वोट वो हैं ब्राह्मण के। अच्छा, तीनों जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं तीनों पार्टियों के, वो ब्राह्मण से आए हैं, ब्राह्मण वर्ग से आए हैं।
यहाँ पे आपको पता ही है दंगा हुआ था, अंकित शर्मा जो थे सीबीआई के जो स्टाफर थे उनको मार दिया गया था। तो यहाँ पे जो बीजेपी की जीत होगी वो ठीक है, मोदी फैक्टर तो काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो जीत का जो फैक्टर है वो लोकल फैक्टर तो है ही, लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान वाला जो फैक्टर है, सांप्रदायिकता वाला फैक्टर है, वो भी यहाँ बहुत ज्यादा काम करेगा। और एक बात आपको बता दें कि जो त्यागी जी हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, मनोज त्यागी, उन्होंने भी दंगों में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी और माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की उस समय। ये एक फैक्टर है। तो एक तरफ अगर हम देखें कि कपिल मिश्रा का एक कैरेक्टर जो है वो दंगा भड़काने वालों के लिए ज्यादा जाना जाता है, और दूसरी तरफ जो मनोज त्यागी हैं उनके लिए एक ऐसी छवि है कि उन्होंने जो उस समय विक्टिम फैमिली थी उनको मदद भी उन्होंने पहुंचाई। तो ये जो एक छवि का पूरा उल्टी छवि है दोनों की, उसमें कौन सी छवि लोगों को पसंद आती है? क्या लोगों को सांप्रदायिक लाइन पर तोड़ने वाला व्यक्ति पसंद आता है, या उस समय जो दंगे चल रहे थे उस समय एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति पसंद आता है? ये भी एक बड़ी निर्णायक भूमिका होगी। ये भी लोगों की पसंद नापसंद पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का वोट मिलेगा, बल्कि ये भी बात है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिन्होंने उस समय दंगों में वो शांत नहीं बैठा था, वो अलग अलग जगहों पर जा रहा था। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अभी इस मामले में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अभी कुणाल जी ने बोला कि दो जो व्यक्तित्व हैं, आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी वाले, दोनों की दंगों के अंदर भूमिका अलग अलग रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना यह, और मुझे विश्वास है और ऐसा संभव भी है, कि यही जो व्यक्तित्व है, यही इनके जो गुण है ना, यही तो वोटों को पोलराइज करेंगे। सर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग व्यक्तित्व, दंगे, सब कुछ बात कर ली। हम आप चारों जो है दिल्ली के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, काफी कर चुके हैं, और हमने किया भी हैं और करते भी रहते हैं। क्या किसी दिन आपने विधानसभा के सत्र में इन गलियों के बारे में सोचा कि सीवेज जो है वो 15 साल पहले या 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट दिए गए थे वो कंप्लीट हो पाए? कभी आपने डिस्कशन में सुना क्या? यहाँ साफ सफाई हो रही है क्या? कभी आपने सुना क्या? 4 या 15 या 20 बड़े बड़े वो बना दिए गए, स्कूल बना दिए गए, उस बिल्डिंग के बाद जरूर हो रही है। आप अनऑथराइज की बात करें क्या? नहीं, आपने उनको बिजली और पानी दे दिया भैया, उसके बाद वो कैसे नारकीय जीवन में जी रहे हैं उनको देखा आपने? देखा ये क्या? भी तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ। सुमन, ये बताइए कि लगातार वहां पर बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक भी थे, और कपिल मिश्रा जो उससे पहले भी थे उनको भी अगर हम मान लें कि उस समय आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन बीच जो कार्यकाल था 2015 से 20 में, उसमें वो बीजेपी में चले गए। हाँ। तो इस तरीके की जो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, समीकरण है, उसके लिए तो बीजेपी भी उतनी ही दोषी है ना। अगर हम आम आदमी पार्टी सरकार को हम निश्चित तौर पर गलत मानेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं जो लगातार चुन कर आए, चाहे अन्नपूर्णा मिश्रा, वो एमसीडी की मेयर रही, ईस्ट एमसीडी की, वो भी काम करवा सकती थी। तो ये जो फैमिली में आप पॉलिटिक्स तो कर लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? अगर वहां पर दुर्व्यवस्था है, वहां पर नारकीय जीवन है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्नपूर्णा मिश्रा या कपिल मिश्रा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहीं पे वो अपनी पॉलिटिक्स करते चले आ रहे हैं। बहुत सही बात आपने कही। इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। मैं कहाँ कह रहा हूँ बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल है भाई, और सांसद भी बीजेपी का ही है। और इस बार मनोज तिवारी को तीसरी बार जीते हैं, और मनोज तिवारी को हारने की जो कहानी, पूरी प्लॉट जो तैयार की जा रही थी उससे पहले, उसमें यही कारण मुस्तफाबाद, करावल नगर और ये 2-3 जो हिस्से हैं, गोकुलपुरी, यही सारे वो हिस्से हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सीधे सीधे हारेंगे और कन्हैया कुमार जीत जाएंगे। लेकिन कहानी बदल गई। उसमें ये पूर्वांचल वोटर और ये हिंदू मुसलमान नहीं, पूर्वांचल वोटर और उत्तराखंडी ने उनको सपोर्ट कर दिया। दुर्भाग्य ये है कुणाल, इस बात को हमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, सरकार सिर्फ यही सोचती है कि हमें पीएम बनना है, हमें पीएमओ हमें दिख रहा है, पार्लियामेंट बहुत करीब है, तमाम सारी चीजें बहुत करीब है। दिल्ली की दशाओं पे कभी आपने विधानसभा में डिस्कशन होते हुए नहीं देखी होगी। आज क्या हो रहा है? फला पार्टी, भैया दिल्ली में क्या समस्या है? नहीं, आज डीटीसी बसों की क्या हालत है, आज सड़कों की क्या हालत है? बिल्कुल आपसे आज अनऑथराइज कॉलोनी की क्या हालत है? याद कीजिए, हम लोग अनऑथराइज कॉलोनी पे कह रहे थे, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? चलिए हम लास्ट क्या इसमें कमेंट लेते हैं संजय झा जी से। अनऑथराइज कॉलोनी में क्या माहौल है? अनऑथराइज कॉलोनी को आपने करीब से देखा है, आप तो कभी रहे भी हुए हैं। इन अनऑथराइज कॉलोनी में क्या चर्चा होती है? किस तरीके की चर्चा आपको
आए दिन डेली बेसिस पे अच्छा, ये भी मत मान लीजिए कि अनऑथराइज कॉलोनी में टोटली जो है वो आम आदमी पार्टी है, ये समझना पड़ेगा इस बार। ऐसा है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की पैठ बहुत अच्छी है और पूरे दिल्ली में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि कितना काम किया, कितना बचा रह गया, कितना कम हो गया, वो अपनी जगह पे है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आज भी सीवर नहीं है, सड़कें बनी तो बेहद कमजोर बनी, ये सब कुछ है। लेकिन बिजली का सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, महिलाओं के बसों में सब्सिडी, आज भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी के पास अच्छा वोट है। ये इम्पोर्टेंट चैलेंज है। 70 सीटों पे चैलेंज है, यही भाजपा का मेन चैलेंज है। अगर इसे अच्छे वादों से बीजेपी संभालती है तो बीजेपी के फिगर्स में काफी इजाफा तभी हो पाएगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के वोटरों की संख्या, पहले जो आम आदमी पार्टी 55%, 60% वोट करती थी, हो सकता है वो काफी घटे भी। पोलराइजेशन होने पे भी कपिल मिश्रा को वहां फायदा मिलेगा, लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत है। यही अगले 2 हफ्ते का चैलेंज है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तब भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, कपिल मिश्रा को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के बात ये, अब हमारा समय थोड़ा खत्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें जो मेरा इनपुट है और जो पूरे जो राय निकल करके आई है, देखिए पोलराइजेशन है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोलराइजेशन के बिना चुनाव होगा ये माना नहीं जा सकता है। करावल नगर में भी पोलराइजेशन होगा, लेकिन उस पोलराइजेशन का किस लेवल का पोलराइजेशन होगा? क्या ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम चुनाव है या फिर बाकी जो घोषणाएं की गई हैं, बाकी जो वायदे किए गए हैं और बाकी जो डिलीवरी अभी तक अरविंद केजरीवाल ने सब्सिडी के तौर पर लोगों को मॉनेटरी जो बेनिफिट पहुंचाया है, वो क्या नजरअंदाज हो जाएगा इस पोलराइजेशन के चक्कर में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलेगी। तो कम से कम करावल नगर में ये चीज हमें देखना है, क्योंकि कपिल मिश्रा चूंकि चुनाव मैदान में है तो चुनाव पोलराइज करने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन इतना आसान जितना हम कह रहे हैं उतना आसान कपिल मिश्रा के लिए भी चुनाव नहीं होगा। अंदर भी चुनौतियां हैं उनको, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर तो बहुत चुनौतियां हैं ही। तो हमारी नजर रहेगी इस करावल नगर सीट पर हमेशा, क्योंकि ये दिल्ली की दिशा तय करने वाली सीटों में से एक होगा जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।